और अब कल बजट से पहले वित्त मंत्री ने जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया उसमें इकोनॉमी में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। इकोनॉमिक सर्वे लोकसभा में पेश हो चुका है। मौजूदा वित्त वर्ष में 6.5 से 7% रह सकती है जीडीपी। रियल जीडीपी ग्रोथ का साथ ही निजी सेक्टर और सरकार में पार्टनरशिप पर भी जोर दिया गया है। इस बात पर और विस्तार से बातचीत करते हैं। हमारे साथ क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर और चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी जी हैं। जोशी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमने सोचा कि आपसे थोड़ा समझा जाए कि बजट, थोड़ा सा अंदाज़ा मिलता है इकोनॉमिक सर्वे से क्या कुछ हो सकता है, लेकिन बड़ी चुनौतियां हैं सर। अब आप लोग तो मैक्रो पिक्चर देखते हैं। अब मैं राजनीति बात नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद से कुछ ना कुछ सोच में ज़रूर परिवर्तन आया होगा। तो आप लोग बजट में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किस सेक्टर पे फोकस हो सकता है, किस तरह के नंबर पेश कर सकते हैं ये लोग? देखिए, जहां तक सर्वे का सवाल है, ये तो एक तरह से समीक्षा है इकोनॉमी की, और ये सरकार का ओवरऑल व्यू है कि इकोनॉमी की स्थिति क्या है। और जो सर्वे ने प्रोजेक्ट किया है 6.5 to 7% ग्रोथ 24-25 के लिए, वो जो हम सोच रहे हैं और जो हमारी प्रोजेक्शन है उसके लगभग उससे एकदम करीब में है। हमारा 6.8% है। और जो लॉन्ग टर्म का आपने जैसा कहा 7% ग्रोथ प्रोजेक्शन जो इकोनॉमिक सर्वे जिसकी बात कर रहा है, वो भी कंडीशनल है कि आप अगर रिफॉर्म करेंगे तब आप ये ग्रोथ रेट मेंटेन कर पाएंगे। तो ये तो ओवरऑल बात होगी। जहां तक बजट का सवाल है, वो जो सर्वे ग्रोथ नंबर देता है उसी को नॉमिनल ग्रोथ वहीं से वो उसके साथ कंसिस्टेंट ही रखते हैं। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि जो बजट में ग्रोथ अजम्पशन होगी वो भी यही होगी जो सर्वे ने दी है। और बाकी जो दूसरी चीजें आपने बताई कि चुनौतियां हैं, चुनौतियां अवश्य हैं। देखिए, महंगाई की दर काफी ऊपर बनी हुई है, खासकर फूड इन्फ्लेशन के कारण, और वो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल में ला सकते हैं फूड इन्फ्लेशन को, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू नहीं ला सकते। तो ये जिम्मा भी बजट का हो जाता है कि वो कुछ मेजर्स ले जिससे कि फूड इन्फ्लेशन से राहत मिले। उसके अलावा प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट की बात भी की है सर्वे में, जिसका मतलब ये है कि आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की आवश्यकता है, तो बजट उसके लिए क्या करेगा वो भी देखने वाली बात है। साथ में प्राइवेट कंजम्पशन डेटा काफी कमजोर आया, और उसके लिए बजट किस तरह से उसको रिस्पॉन्सिबली उसको आगे कंजम्पशन को सपोर्ट दे सकता है। तो ओवरऑल आई थिंक ये कई कई चीजें हैं। ओवरऑल ग्रोथ स्ट्रांग है, पर अंडर द हुड थोड़ा चुनौतियां हैं जिनको एड्रेस करने की आवश्यकता है। और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात है उसमें सरकार का रोल अहम रहा है। उसके साथ साथ आपका जो हाउस होल्ड सेक्टर है उनका रोल भी इंपॉर्टेंट रहा है। प्राइवेट सेक्टर का रोल थोड़ा धीमा रहा है, वो सर्वे भी उसकी बात करता है। तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट कैसे बनाया जा सकता है, ये भी बजट में कुछ मेजर्स अनाउंस किए जा सकते हैं। और बाकी जो रिफॉर्म्स हैं ज्यादातर जो बचे हैं उनमें आपको कोलैबोरेशन की आवश्यकता होगी स्टेट्स के साथ। तो वो कैसे कोएलिशन पॉलिटिक्स के दौर में कैसे वो किया जाता है, वो आगे चल के पता चलेगा। जोशी सर, क्या ये बजट में थोड़ा पॉपुलिस्ट मेजर लेने की कोशिश करेंगे? हालांकि पैसा तो है कम सरकार के पास, काफ़ी डिविडेंड मिला आरबीआई से, इनकम टैक्स का मॉपअप काफ़ी अच्छा है इनके पास, लेकिन गैप भी काफ़ी ठीक ठाक है। अब वो चैलेंज ये कि 5.1% का डेफिसिट भी रखना है या उसको कम करना है। और अब तो कह रहे हैं कि हम 4.8 के आसपास कहाँ ले जाएंगे आगे वाले वित्त वर्ष में। लेकिन एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा चैलेंज है, रूरल इकॉनमी एक चैलेंज है, खेती किसानी का एक चैलेंज है। तो क्या आपको लगता है कि बजट में कुछ ऐसे प्रोविज़न, ऐसी स्कीम्स आ सकती हैं, या उसमें पुरानी स्कीम में एलोकेशन बढ़ा के ट्वीक किया जा सकता है और थोड़ा सा पॉपुलिस्ट फ्लेवर देने की कोशिश की जाए? अब तक तो बहुत ही इकोनॉमिस्ट की पसंद वाला बजट सरकार पेश करती रही है। नहीं, देखिए, वो क्या होगा वो तो हमें कल पता चलेगा। पर मुझे ये लगता है कि जो एक्स्ट्रा, अगर आप इंटरिम बजट और आज की डेट में कंपेयर करें स्थिति को, तो एक तो ये है कि कोएलिशन गवर्नमेंट है। दूसरी स्थिति जो का पॉजिटिव साइड में ये बदलाव आया है कि आप सरकार के पास फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी इंटरिम बजट से ज्यादा है अभी, क्योंकि डिविडेंड उनको मिला है। साथ में ग्रोथ रेट भी जो पहले एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा आया है। तो ये दोनों चीजें, और टैक्स कलेक्शंस भी आवश्यकता से जो प्रोजेक्शन थी उससे ज्यादा आई है। तो क्लियरली जो सरकार के पास फिस्कल बैंडविड्थ थोड़ा बढ़ गई है, पर उनके लिए दो चीजों पे ध्यान देना आवश्यक है। एक तो कि फिस्कल कंसोलिडेशन चलते रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारा डेट
डेफिसिट प्री पैंडेमिक लेवल से ज्यादा बना हुआ है और हमें नीचे लाने की आवश्यकता है। इंटरेस्ट पेमेंट टू जीडीपी रेशियो भी बढ़ रहा है, तो इसलिए फिस्कल कंसोलिडेशन तो नॉन नेगोशिएबल है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है उसको वो जो इकोनॉमी के अलग अलग पेन पॉइंट्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे वो हमें कल ही पता चल पाएगा। जी जो सर एक चीज़ बताइए, क्या ऐसे बहुत सारे नंबर या सिचुएशन है जो आपके हिसाब से कॉम्पेलिंग होगी कि अगर यार ये तो करना ही पड़ेगा? जैसे आपने बताया कि नॉन नेगोशिएबल है वो डेफिसिट, तो आपको नीचे लाना पड़ेगा, फिस्कल प्रूडेंस रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे जॉब वाली हम लोग बात कर रहे थे कि वो क्रिएशन के लिए क्या करेगी सरकार, या फिस्कल मेजर्स लेकर के इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करेगी, ये वाली कुछ चुनौतियां आपको लगता है बहुत कंपेलिंग हो गई और सरकार इसके दिशा में कोई कदम ज़रूर उठाएगी? वो कदम क्या हो सकते हैं अगर ये कंपेलेशन है तो? देखिए जो महंगाई की दर के लिए है, अब फिलहाल ये हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारा हीट वेव्स और आपका रेनफॉल पैटर्न बदल रहा है। तो इसके लिए आवश्यकता यह है कि हम उसको अडेप्ट कर पाएं। तो उस अडेप्टेशन के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि आप जो एक तो फूड वेस्टेज को कम करें, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बढ़ाना है, फूड प्रोसेसिंग करनी है, साथ साथ ऐसी वैरायटी निकालनी है राइस की, व्हीट की, जिसपे काम चल रहा है और कुछ सक्सेस भी मिली है, जो वेदर रेजिस्टेंट हो। तो ये सब चीजों को फ्रंट लोड करने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले 2-3 साल में हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट का असर कृषि क्षेत्र में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और बदलाव बहुत ज्यादा तेजी से आ रहा है। तो ये एक बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और कई चीजें हैं, पर ये मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक फूड इन्फ्लेशन ड्यूरेबली नीचे नहीं आएगी, आरबीआई थोड़ा झिझकेगा रेट काटने से। सर बैंकों के पास डिपॉजिट कम आ रहे हैं, बड़ी चिंता जाहिर की जा रही है, परेशान है बैंक, क्या इसमें किया जा सकता है? किसमें? टैक्स में? नहीं, बैंकों के पास डिपॉजिट की चिंता बढ़ रही है काफ़ी। नहीं, वो तो देखिए क्रेडिट ग्रोथ बहुत फास्ट है उसमें, वो तो मार्केट जैसे इवॉल्व करेगी वैसे ही होगा। आपको नहीं, डिपॉजिट अगर रेट स्लो है तो आपको डिपॉजिट रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ा नहीं रहे सर ये लोग, बैंक वाले? वो ऑलरेडी बैंक बढ़ा रहे हैं थोड़ा, आई थिंक इंटरेस्ट रेट। तो आई थिंक बेसिकली ये सिग्नल आपको देना पड़ेगा कि बैंकों की बैंक डिपॉजिट्स की तरफ भी पब्लिक आए, उसके लिए रिटर्न्स ज्यादा होने चाहिए। नहीं तो क्या स्मॉल सेविंग्स पे थोड़ा सा अगर ट्विकिंग कर दे सरकार? ना, स्मॉल सेविंग पे तो पता नहीं, मुझे कह नहीं सकता, पर यह है कि जो उनको ये भी इंश्योर करना आवश्यकता है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें एक्सेसिव रिस्क टेकिंग ना हो। आई थिंक तो ये एक तरह से बैलेंस करना है उनको। और साथ में मुझे लगता है कि जो जहां तक क्रेडिट का सवाल है, ये क्रेडिट ग्रोथ थोड़ा धीमापन आएगा, क्योंकि सरकार ने आरबीआई ने ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट ऊपर है, साथ साथ क्रेडिट डिस्पेंसेशन में भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाई है और वो रिस्क वेट्स वगैरह बढ़ाए हैं, तो उसका असर भी आएगा। तो मुझे लगता है ये अगले साल थोड़ा जो गैप आपको दिखाई दे रहा है डिपॉजिट और क्रेडिट में, वो थोड़ा नैरो हो जाएगा। ओके जोशी सर, एक चीज़ और, कोई खटाखट टाइप की स्कीम तो नहीं आ सकती? मुझे कोई, देखिए पिछले 10 सालों में तो नहीं आए, तो मुझे कोई नहीं लगता कि सरकार जो है वो फिस्कल कंसोलिडेशन पे रहेगी और जो कंजम्पशन बूस्ट देगी वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से देगी। लेकिन कैसे देगी सर? मतलब अभी तो बड़ा ऐसी सिचुएशन में कुछ कोई उपाय बताइए कैसे कंजम्पशन को ड्राइव किया जाएगा? नहीं, कंजम्पशन देखिए, आपको अगर कंजम्पशन जो अभी फिलहाल पिछले साल गिरी थी, उसका एक कारण ये भी था कि कृषि क्षेत्र ने अच्छा नहीं किया और फूड इन्फ्लेशन काफी हाई रही है, उससे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। इस साल मॉनसून अच्छा होने की उम्मीद है, फूड इन्फ्लेशन थोड़ा नीचे आने की उम्मीद है, साथ साथ आपका जो कृषि क्षेत्र है उसमें ग्रोथ अच्छा होने की एक्सपेक्टेशन है। तो इससे थोड़ा जो रूरल एरिया में जो स्ट्रेस था पिछले साल, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और थोड़ा जो है, मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबली कंजम्पशन बढ़ाने का मतलब है कि आप रोजगार की स्कीमें लेके आइए जिनमें एसेट क्रिएशन भी हो और लोगों को पैसा भी मिले। तो वो भी थोड़ा मुझे लगता है रुझान रूरल इकोनॉमी की तरफ ज्यादा रहेगा। तो जो स्लो डाउन कंजम्पशन में देखा गया, कुछ वो मॉनसून और एग्रीकल्चर ग्रोथ के कारण करेक्ट हो जाएगा और कुछ हद तक वो सरकार जो थोड़ा सपोर्ट देगी उसके कारण हो जाएगा। तो सरकार बहुत ज्यादा, मुझे नहीं है लगता कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव सपोर्ट कंजम्पशन को देने वाली है। ओके, तो मतलब कुल मिला के ये माना जा सकता है कि बहुत कोई ऐसा कोई फैसला या ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हो सकती जिससे चीज़ें बिगड़ने की तरफ जाएं और जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसी में फोकस करें, जैसे कि खेती की यील्ड कैसे बढ़ाई जाए,
रकबा की बजाय यील्ड बढ़ाने पे फोकस, इस तरह के उपाय क्या आप बात करें कि सरकार करे? सॉरी, मेरे को थोड़ा सा डिस्टरबेंस थी, मैं सुन नहीं पाया। मैंने कहा कि सरकार ये सोचेगी कि जो रिसोर्स उसके पास हैं या जो एलोकेशन उसने कर रखा है स्कीम में, उसमें कोई बहुत ज़्यादा ट्विकिंग की बजाय उसको और कंसंट्रेट करने की कोशिश करे। जैसे एग्री में है कि रकबा बढ़ाने की बजाय यील्ड बढ़ाने पे फोकस हो। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक आपकी बात सही है। देखिए, चक्कर ये है कि बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, और वो जो लिमिटेड पैसा है उसको उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो वो जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का सवाल है वो कंटिन्यूड रहेगा, क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत ज्यादा है इकोनॉमी में। और बाकी क्योंकि थोड़ा सा जैसा मैंने कहा, कंजम्पशन में वीकनेस देखी गई, और एक सर्वे भी बोल रहा है प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की आवश्यकता है, तो उस तरफ भी थोड़ा सा एक्सपेंडिचर का रुझान जाएगा। उसके अलावा तो फिर आपको बेसिकली जॉब्स वगैरह के लिए आपको प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर को एनेबल करिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनमें थोड़ा इंसेंटिव दीजिए, एमएसएमई वगैरह को, तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। सरकार का काम नौकरी क्रिएट करना नहीं है, उनका काम यह है कि एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाए जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी प्रॉस्पर करे और नौकरियां भी निकल के आए। नहीं, बिल्कुल सही बात कही सर आपने कि एनेबलिंग के साथ साथ थोड़ा पॉलिसी इंटरवेंशन भी करे सरकार कि भैया आपको मैं इतनी सुविधाएं दे रहा हूँ तो जॉब क्रिएशन भी आप करो। वो बहुत नहीं, ज़्यादा उसके लिए देखिए, वो आपकी बात सही है। जॉब क्रिएशन के लिए आपको लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, जिनमें आपका टेक्सटाइल्स आता है, जिनमें आपका जेम्स एंड ज्वेलरी आता है, जिनमें कंस्ट्रक्शन, आपका लेदर प्रोडक्ट्स आता है, कंस्ट्रक्शन है, इन एक्टिविटीज को, कंस्ट्रक्शन तो सरकार कर ही रही है, जिसके कारण स्टील और सीमेंट की भी मतलब चांदी हुई पड़ी है। दे आर ऑल्सो डूइंग इन्वेस्टमेंट्स, उन सेक्टर्स में भी अच्छी चल रही है जो लिंक्ड है। अब आवश्यकता यह है कि जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनको, उनका जो उनकी परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रही है। तो उसके लिए थोड़ा सा वो उसको ये देखने की आवश्यकता है कि इसके लिए क्या करना चाहिए। एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, थोड़ा क्रेडिट डिस्पेंसेशन जो एमएसएमई सेक्टर के लिए, उसको कैसे ईज किया जाए उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और बाकी कंस्ट्रेंट्स जो हैं उनके, वो उनको कैसे रिमूव किए जाए, तो कंप्लायंस कॉस्ट कैसे कम की जाए। तो ये सब चीजें भी आई थिंक बजट के दौरान अनाउंस की जाती हैं, तो मुझे लगता है इनकी तरफ भी फोकस अवश्य रहेगा। बिल्कुल जोशी और बहुत बहुत शुक्रिया और इतने बढ़िया विस्तार से समझाने के लिए कि बजट में क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए एक्चुअली। तो कल हम लोग सुनेंगे, दिन के दौरान देखेंगे क्या निकल के आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए एक छोटा